हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स का जो मैंने यहाँ पे लास्ट किया था, ये इसके बाद का जो है उसे मैं लेकर आई हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम। ठीक है, सरफसी एक्ट। ओके, तो ये सुर्खियों में क्यों रहा है? हाल ही में उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया है कि सहकारी बैंक जो है अपने चूककर्ताओं से ऋण की वसूली के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, ठीक है, का उपयोग कर सकते हैं और बकाया राशि वसूलने के लिए उनकी संपत्ति जब्त कर उसे बेच सकते हैं। ओके, मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 न्यायाधीशों की एक पीठ को गठित की, ठीक है, और उसमें कहा कि सरकार जो सहकारी बैंक है वो अपने चूककर्ता जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनसे ऋण वसूलने के लिए अपने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, सरफसी अधिनियम का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एक्ट है ना ऊपर वाला, इसका वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, बकाया राशि वसूलने के लिए उनकी संपत्ति जब्त कर उसको बेच सकते हैं। ओके, तो संविधान पीठ ने माना कि संसद को सरफसी अधिनियम के अंतर्गत सभी सहकारी बैंकों की ऋण वसूली प्रक्रिया के संबंध में नियामक प्रावधान बनाने की विधायी शक्ति प्राप्त है। ओके, मतलब कि नियामक जो प्रावधान बना सकते हैं, इस टाइप की उनके पास विधायी शक्ति है। ऋणों की वसूली को किसी भी बैंक संस्था के लिए अनिवार्य कार्य माना गया है। ओके, मतलब कि ऋण वसूलना बैंकों का अनिवार्य कार्य है। राज्य कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी बैंक संघ सूची की प्रविष्टि 45 की परिधि में आते हैं। ठीक है, कि ये जो सहकारी बैंक है वो संघ सूची में आते हैं। ठीक है, उसकी संघ सूची में जो प्रविष्टि 4 की परिधि में ये आते हैं। ठीक है, बैंक, सहकारी बैंकिंग से संबंधित गतिविधियों में सम्मिलित सहकारी बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रयोजनों के लिए बैंकिंग कंपनी और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत बैंकों पर लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत कवर किया जाता है। ओके, यह निर्णय सरकारी बैंक, ठीक है, यह निर्णय जो है सहकारी बैंकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें सरफसी अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करके अपने अशोध्य ऋणों की वसूली में तेजी लाने में सहायता मिलेगी। सरफसी अधिनियम 2002 के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये क्या है कि विभिन्न तंत्रों के माध्यम से बैंकों, वित्तीय संस्थाओं की गैर निष्पादित परिसंपत्ति जो एनपीएज है या अशोध्य परिसंपत्ति, एनपीएज को ही अशोध्य परिसंपत्ति भी कहेंगे, की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से इस अधिनियम को लागू किया गया है। मतलब बैंकों का जो एनपीए बढ़ जाता है, ठीक है, तो उस समस्या के समाधान के लिए ये जो सरफसी अधिनियम 2002 का है उसे लागू किया गया। ओके, केवल सुरक्षित देनदार जिनके ऋण बंधक जैसी संपार्श्विक द्वारा समर्थित होते हैं को लेनदार द्वारा पुनर्भुगतान में चूक करने या संपार्श्विक प्रतिभूति पर अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ओके, ये हो गया। अब यह अधिनियम जो है
परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी जो है ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पंजीकरण और नियमन संबंधित प्रक्रिया उपलब्ध कराने के साथ उन्हें निम्नलिखित व्यवसाय परिचालन की अनुमति प्रदान करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ये सब छोटा छोटा जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो नरसिम्हा समिति के बारे में तो आप जानते ही होंगे, आपने इकोनॉमिक्स अगर पढ़ा होगा तो बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है ये। मतलब 1991 में नरसिम्हा समिति का गठन हुआ था। बैंकों को अपने तुलन पत्र, ठीक है, बैलेंस शीट में सुधार लाने के लिए उन्हें बैंकों को सुविधा प्रदान करने हेतु एक केंद्रीय अस्थि पुनर्निर्माण कोष असेट रिकंस्ट्रक्शन फंड की स्थापना की परिकल्पना दी। मतलब कि जो केंद्रीय अस्थि पुनर्निर्माण कोष है इसकी स्थापना की इसने परिकल्पना दी थी। कौन? नरसिम्हा समिति ने, ठीक है, बैंकों को अपने तुलना पत्र बैलेंस शीट में सुधार लाने के लिए, ठीक है। नरसिम्हा समिति फिर दूसरी बार जब गठन इसका हुआ 1998 में, 7 ईयर्स का गैप है, ओके। ने ARC के गठन का प्रस्ताव दिया। ARC आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, का प्रस्ताव दिया। RBI गैर निष्पादित वित्तीय कंपनियों के रूप में इनका ARC विनिमय करता है, ठीक है। ARCs कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नियमित होते हैं। ये सरफसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत होते हैं, ओके। अस्थि पुनर्निर्माण कंपनी जो है लिमिटेड ARCIL, यह ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और EDB द्वारा स्थापित की जाने वाली पहली अस्थि पुनर्गठन कंपनी थी, ठीक है, ARC। अब प्रमुख शब्दावलियां देख लेते हैं। तो प्रतिभूति हित, ठीक है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो मतलब कि ये जो हमारा इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में आपको ये सब टर्म से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इसका वीडियो सारा बनाने के बाद फिर एक एनालिसिस ला दूंगी जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब उसमें मिल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये प्रतिभूति हित जो है सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ऋण के मामले में प्रतिभूति हित का आशय ऋण लेने वाले व्यक्ति, ठीक है, ऋण के मामले में प्रतिभूति हित का आशय जो है ऋण लेने वाले व्यक्ति कंपनी द्वारा रखी गई गिरवी या जमानत पर ऋणदाता के कानूनी अधिकार से है, ठीक है। यदि ऋणी अपने ऋण चुकाने में असमर्थ हो, ठीक है, जाए तो ऋणदाता उक्त संपार्श्विक पर विधिक दावा कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर कोई अपना गिरवी कुछ रखता है और अगर वो फिर ऋण चुकाने में असमर्थ है तो जो ऋणदाता है वो उसका जो कोलेट्रल है संपार्श्विक पर जो है उस पे, मतलब उसका जमानत पे जो गिरवी जो चीज़ रखा है उस पे उसका विधिक दावा हो जाता है, ठीक है, और वो उसे बेच भी सकता है। इस प्रकार प्रतिभूति हित ऋणदाता के लिए जोखिम का काम करता है, जिससे उसके लिए ऋण पर कम ब्याज प्रभारित करना संभव होता है। प्रतिभूति प्राप्ति, सिक्योरिटी रिसिप्ट, इससे आशय किसी ऐसे रसीद या अन्य प्रतिभूति से है जिसे पात्र संस्थागत खरीदार को प्रतिभूतिकरण से सम्मिलित वित्तीय परिसंपत्ति की खरीद या अधिग्रहण के प्रमाण के रूप में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी की जाती है, ओके। अब ये है मतलब कि परिसंपत्ति पुनर्निर्माण, एसेट रिकंस्ट्रक्शन। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है आप देख लेते हैं यहाँ हम। यह गैर निष्पादनकारी, ठीक है, या अशोध्य परिसंपत्ति को निष्पादनकारी परिसंपत्ति में परिवर्तन करने की
प्रक्रिया करता है। मतलब क्या है, जो गैर निष्पादनकारी है उसको निष्पादनकारी में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है ये। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी बैंकों से वित्तीय परिसंपत्ति गैर निष्पादन परिसंपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है, निम्नलिखित उपायों के माध्यम से बकाया वसूलने का प्रयास कर सकता है। जैसे कि अब बकाया कैसे कैसे वसूला जा सकता है, तो प्रबंधन को परिवर्तन कर या अधिग्रहण प्रबंधन को परिवर्तन कर या अधिग्रहित, ठीक है, करके उधारकर्ता के व्यवसाय का उचित प्रबंधन। ठीक है, व्यवसाय के किसी भाग या संपूर्ण व्यवसाय की बिक्री करके या पट्टे दर पर देकर, ठीक है, देय ऋणों के भुगतान आदि का पुनर्निर्धारण करके। ओके, अब क्या है प्रतिभूतिकरण। प्रतिभूतिकरण क्या है, यह प्रतिभूति प्राप्तियों के निर्गम के माध्यम से परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी जो है ARC द्वारा मौजूद ऋणों को विपणन योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। ओके, और मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ कि ये वीडियो बनाने का मोटिव मेरा ऐसा नहीं है कि मैं मतलब अर्निंग ही मेरी मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है कि हिंदी मीडियम में बहुत कम आते हैं और हिंदी का हमें कंटेंट भी बहुत कम मिलता है। वीडियो पे भी आप देखोगे तो सारे कंटेंट तो इंग्लिश में रहता है, बट हिंदी में नहीं मिलता है। इसलिए मैं बना रही हूँ ताकि हिंदी में जो है स्टूडेंट वो लोग उनको लाभ मिल सके, कुछ भी प्रॉफिट हो, उनका भी प्रीलिम्स निकले। क्योंकि हमारे हिंदी मीडियम में बहुत बातें आ रही है कि हिंदी मीडियम का मतलब कि जो सिलेक्शन रेट है वो कम हो रहा है। तो वो कम इसी कारण से हो रहा है क्योंकि हम अपना स्ट्रैटेजी से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, हम कुछ भी पढ़ लेते हैं, बहुत सारा जो भी मिले सब कुछ पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। ओके, मैं जो आपको बता रही हूँ आप मतलब कि करंट अफेयर के लिए PT 365 ही पढ़ें और टेस्ट सीरीज़ लगाएं और फिर जो आपका स्टैटिक है उसे करें। टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करें अच्छे से, और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं टेस्ट सीरीज की वीडियो ला दूँगी, किस टाइप से टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना है ये मैं आप लोगों को बताऊँगी। और अगर मेरी कुछ थोड़ा सा स्पेलिंग में माइनर मिस्टेक होती है तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मतलब कि थोड़ा स्पीड करना पड़ता है, क्योंकि वीडियो फिर लॉन्ग चली जाएगी और फिर लॉन्ग वीडियो होगा तो फिर मीन्स आप लोगों को भी लगेगा कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वीडियो शॉर्ट में ही, ज़्यादा भी शॉर्ट ना बनाऊँ बट सब कुछ पढ़ाऊँ। और कुछ आई नो मैं मतलब मिस्टेक तो होती होगी, क्योंकि अभी मैं मतलब कि स्टार्टिंग है, तो इसलिए आप लोग अवॉइड नहीं करना, मुझे गलती बताना अच्छी बात है, आप लोग बताना, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी और मैं अब अच्छे से पढ़ूँगी ताकि मतलब कि मेरा जो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है एक दो तो वो ना हो, आप लोगों को भी दिक्कत ना आए। ठीक है, और अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से तैयारी करो और अच्छे से करंट अफेयर कंप्लीट कीजिए आप लोग, क्योंकि मैं अभी 2 वीडियो मेरे आ चुके हैं इकोनॉमिक्स के, तो मैं और 8 वीडियो और डालूँगी तो ये इकोनॉमिक्स का कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कंटेंट इसका बड़ा है। तो 10 वीडियोस में ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं एक इसका मतलब क्वेश्चन का एनालिसिस वाला वीडियो आपके पास लेके आऊँगी। और मैंने आपको उसमें भी बताया कि PT 365 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटी में ज़्यादा मतलब कि आपका आता है, करंट से भी क्वेश्चन आते हैं, 5-6 भी क्वेश्चन अगर आपके करंट से आ रहे हैं पॉलिटी में तो वो मतलब कि ख़राब नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आप लोग पॉलिटी का स्टैटिक्स पे भी ज़्यादा फोकस करना, करंट पे भी फोकस करना, किस लिए है वो न्यूज़ पे। और फिर इकोनॉमिक्स में ये होता है कि इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स कम होते हैं क्योंकि डेटा चेंज होते रहता है और इकोनॉमिक्स डेटा बेस्ड है, तो इसलिए इसका करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसका करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देना। स्टैटिक का जो मतलब कि डेफिनेशंस होते हैं, जैसे CRR हो गया, SLR हो गया, बैंकिंग के ये सब टर्म है, तो ये सब आप क्लियर रखना और ये करंट अफेयर से उसे लिंक करते जाना।
और टेस्ट सीरीज आप अच्छे से लगाना, फिर कंफर्म है कि आपका प्रीलिम्स निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन आप देख सकते हो क्वेश्चन उतने हार्ड नहीं होते हैं। क्वेश्चन मतलब कि अगर आपका स्टैटिक अच्छे से है और अगर आपका करंट अफेयर अच्छा है तो फिर आप क्वेश्चन कर लोगे। हमें फुल नहीं करना, 100 क्वेश्चन नहीं बनाना है, हमें 60 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, राइट। ओके, अगर आप ज़्यादा टिक करते हो तो अच्छी बात है, उसमें आप सेफ जोन में चले जाते हो, लेकिन हमें मार्क्स 100 अप्रॉक्स ही लाना है, क्योंकि कट ऑफ इसका 100 से ऊपर जाता ही नहीं है। पिछले बार भी 98 रहा है, तो फिर 100 से ऊपर कट ऑफ इसका जाता नहीं है। तो इसलिए आप लोग मतलब कि ये सब करो, 2-3 मंथ है, अच्छे से तैयारी करने से प्रीलिम्स ज़रूर निकलेगा, श्योर निकलेगा। और सीसेट पे भी आप लोग थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि सीसेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स का हम लोग पेपर 1 का कितनों भी तैयारी कर ले, बट सीसेट जब तक ना प्रिपेयर हो फिर वो दिक्कत हो जाता है। तो ठीक है, फिर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप लोग स्ट्रैटजी तो देखे ही होगे सबका, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, आप टेस्ट सीरीज लगाना, आप PTC 65 कंप्लीट करना, स्टैटिक पोर्शन का जो डेफिनेशंस है वो सब क्लियर रखना, फिर प्रीलिम्स ज़रूर निकलेगा। ओके, और मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि हिंदी मीडियम में जो भी हैं जिनके पास कंटेंट नहीं है तो मैं उनको थोड़ा हेल्प कर सकूं, ठीक है। आप लोग अगर ऐसा लग रहा है कि मैं मोनेटाइजेशन के लिए कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आप लोग चाहते हो तो आप लोग मत सब्सक्राइब करना, आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा हो तो। लेकिन बट मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि थोड़ी मेरी भी हेल्प हो जाए, मेरा भी रिविज़न हो जाए और मैं आप लोगों की भी हेल्प कर सकूँ। और हिंदी मीडियम का जो ये डाउन हो रहा है सिलेक्शन रेट, वो बढ़े। ओके, थोड़ी कुछ डिमोटिवेट तो मैं हुई हूँ, बट कोई बात नहीं, होते रहता है। मैं तो हार्ड वर्क करना मतलब कि मैं वीडियो डालना कम नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी कमेंट आए, किसी का भी कुछ भी कोई बोले, तो मैं वीडियो तो डालूँगी, क्योंकि इससे मुझे मुझे अंदर से हैप्पी मिलती है। कोई भी तो देख रहे हैं, एक लोग मतलब कि कुछ लोग हैं जो एवरीडे देखते हैं, उन लोगों के लिए मैं वीडियो डालूँगी, बट डालूँगी ज़रूर। ओके, तो नेक्स्ट मैं अब आपको ये समझा देती हूँ, ठीक है। न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना उधारदाताओं द्वारा प्रतिभूति हितों को लागू किया जाना, ठीक है। अब क्या है कि चूककर्ता उधारकर्ता को 60 दिनों की सूचना देने के बाद बैंक और वित्तीय संस्था निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं, ठीक है। मतलब जो चूक करता है, उधार करता है, जो उधार लिए हैं, उनको 60 दिनों की सूचना देने के बाद अगर वो फिर से उनका मतलब नहीं चुका पाते हैं तो फिर वो ये कदम उठा सकेंगे, जो वित्तीय संस्था जैसे बैंक है। तो क्या वो उठा सकेंगे? तो उधारकर्ता की गिरवी रखी हुई परिसंपत्ति को अपने अधिकार में लेना, ठीक है। ऐसी परिसंपत्ति के प्रबंधन का अधिकार स्थापित कर सकते हैं। उनका प्रबंधन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। और उधारकर्ता के देनदारों से परिसंपत्ति के संबंध में अपने बकाया का भुगतान करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, केंद्रीय रजिस्ट्री का निर्माण। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिभूतिकरण के लेन देन के पंजीकरण और वित्तीय परिसंपत्ति के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के निर्माण के प्रयोजन हेतु इसका निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। अब सुरक्षित ऋण क्या है? सिक्योर लोन, उसकी वसूली के उपायों के विरुद्ध आवेदन। जैसे उधारकर्ता जो है, उधारदाता है, द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम 1993 के अंतर्गत स्थापित ऋण वसूली न्यायाधिकरण में दायर किया जा सकता है। ओके, इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होते हैं। जैसे कि कृषि भूमि हो तो कृषि भूमि पर यह अधिनियम का जो प्रावधान है वो लागू नहीं होगा। कोई भी मामला जिसमें बकाया राशि मूलधन और ब्याज के 20% से कम होती है, 1 लाख रुपए से कम की किसी भी वित्तीय परिसंपत्ति के पुनर्भुगतान संबंधित प्रतिभूति हित। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का निलंबन, IBC, सस्पेंशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड
बैंकरप्सी कोर्ट। हाल ही में क्या हुआ है कि संसद ने उद्योग जगत को राहत पहुंचाने के लिए ये जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता विधेयक 2020 को पारित किया है, क्योंकि कोरोना महामारी और लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां बहुत अधिक प्रभावित हुई है। ठीक है। आईबीसी और सरफसी अधिनियम में के मध्य अंतर, तो इन दोनों के मध्य अंतर क्या है? सरफसी जो है एक्ट 2002 केवल सुरक्षित वित्तीय लेन देन को सम्मिलित करता है, मतलब कि जो सुरक्षित लेन देन हो, जबकि आईबीसी जो है, ठीक है, सुरक्षित और असुरक्षित दोनों लेन देन के लिए अधिकारों के हितों की रक्षा करता है। तो ये आईबीसी वाला और सरफेसी वाला थोड़ा सा अभी करंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो अब इसका ये जो डिफरेंस है वो याद कर लेना कि सरफेसी में सुरक्षित वित्तीय लेन देन और आईबीसी में सुरक्षित और असुरक्षित दोनों प्रकार के लेन देन होते हैं। आईबीसी की धारा 14(1)(c) यह प्रावधान करती है कि संहिता में प्रभाषित दिवालिया समाधान प्रक्रिया के दौरान इस संहिता को सरफेसी अधिनियम पर वरीयता प्राप्त होगी। ओके। और आईबीसी में कंपनी और सीमित देयता साझेदारियों तथा व्यक्तियों और असीमित साझेदारी फर्मों के लिए पृथक पृथक न्याय निर्णय अधिकरणों का प्रावधान है। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा आईबीसी में कंपनी और सीमित देयता साझेदारी तथा व्यक्ति और असीमित साझेदारी फर्मों के लिए पृथक पृथक न्याय निर्णय अधिकरणों का प्रावधान है। ओके, अब यहाँ पे देख लो, छोटा सा दिया हुआ है, कवर्ड बोथ सिक्योर एंड अनसिक्योर फाइनेंशियल क्रेडिट्स। ओके, तो ये क्या है? कवर करता है सिक्योर और अनसिक्योर फाइनेंशियल क्रेडिट्स को। ठीक है, आईबीसी। और सरफेसी क्या करता है? सिर्फ सिक्योर्ड क्रेडिट को। और कोर्ट टेक प्रीडेंस ओवर सरफेसी एक्ट। ठीक है, और इसमें क्या है? पावर अंडर एक्ट हैव दस बीन रिस्ट्रिक्टेड, इसमें रिस्ट्रिक्टेड है पावर। ओके, और सेपरेट एजुकेशन अथॉरिटी है इसमें, एलएलपी एंड इंडिविजुअल जैसे कि एनएलटी और डीआरटी है। और इसमें डीआरटी एक्टिंग एज मतलब कि इसमें जो डीआरटी एडजुडिक्टिंग अथॉरिटी है। ठीक है, फॉर बोथ। जब सरफेसी अधिनियम संबंधित मामलों के लिए ऋण वसूली अधिकरण जो है डीआरटी के न्याय निर्णय प्राधिकरण के रूप में नियत करता है। ओके, अब क्या है कि आईबीसी की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता। तो आईबीसी की महत्वपूर्ण क्या क्या विशेषता है? इसमें निम्नलिखित शामिल है, सभी व्यक्ति, कंपनी, सीमित दायित्व भागीदारी, ठीक है, और साझेदारी फर्में इसमें सम्मिलित है। कौन कौन सम्मिलित है? व्यक्ति सम्मिलित है, कंपनी भी सम्मिलित है, सीमित दायित्व भागीदारी और साझेदारी फर्म जो है सब सम्मिलित है। न्याय निर्णय प्राधिकरण कंपनी और एलएलपी के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल तथा व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के लिए ऋण वसूली अधिकरण। जैसे कि कंपनी और एलएलपी जो है उसका क्या है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, एनसीएलटी। और व्यक्ति और साझेदारी कंपनी जो है उसका जो लिए जो है वो है ऋण वसूली अधिकरण, डीआरटी, ठीक है, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। फॉर्म में किसी भी हितधारक यथा देनदार, लेनदार, कर्मचारी द्वारा ऋण शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। ओके, जब न्याय निर्णय प्राधिकरण इसे स्वीकार करता है तो एक ऋण शोधन अक्षमता समाधान पेशेवर की नियुक्ति की जाती है। ओके, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, आईपी। अब भारतीय दिवालिया और शोधन अक्षमता बोर्ड जो है आईबीबीआई द्वारा दिवालिया पेशेवर एजेंसी आईपीए के शासी बोर्ड के सदस्यों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का प्रयास प्रस्तुत किया गया है। ओके,
IBBI एक संविधिक निकाय है यह, जिसमें पेशेवर एजेंसी, सूचना प्रतिष्ठान इत्यादि के संबंध में विनियामक निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। फर्म के प्रबंध और बोर्ड की शक्ति को लेनदारों की समिति को हस्तांतरित कर दिया जाता है। COC में कॉर्पोरेट ऋण के सभी वित्तीय लेनदार सम्मिलित होते हैं। IP को यह निर्णय लेना होता है कि कंपनी को पुनर्जीवित करना है या उसकी परिसमापन करना है। यदि IP द्वारा कंपनी को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया जाता है तो उन्हें फर्म खरीदने के लिए इच्छुक व्यक्ति को तलाशना होता है। ओके, इस पक्ष के पास सर्वश्रेष्ठ समाधान योजना होती है जो लेनदारों के बहुमत को स्वीकार होता है। ठीक है, और यह महत्वपूर्ण निर्णय के लिए 66% नियमित निर्णय के लिए 51% मत की आवश्यकता होती है। उसे IP द्वारा फर्म का प्रबंधन सौंप दिया जाता है। इस संहिता के अंतर्गत ऋण शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए 180 दिनों का समय निर्धारित है। ओके, मामला जटिल होने पर यह अवधि 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। यदि समय के भीतर किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जाता है तो फर्म होगा उसका परिसमापन कर दिया जाता है। जो IBC है, ठीक है, IBC के अंतर्गत यह तंत्र जो है वाटरफॉल मैकेनिज्म अंडर IBC, ठीक है। तो क्या है कि ये असुरक्षित वित्तीय जो ऋणदाताओं की तुलना में सुरक्षित वित्तीय ऋणदाताओं को अधिक प्राथमिकता प्रदान करती है। ठीक है, इसमें यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी कंपनी का परिमापन किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में सुरक्षित वित्तीय ऋणदाताओं द्वारा किए सभी दावों का सबसे पहले भुगतान किया जाएगा। ऐसा अन्य सभी असुरक्षित ऋणदाताओं को किए जाने वाले भुगतान के पूर्व किया जाएगा। ओके, अब अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो क्या है कि प्री पैक अंडर IBC, तो ये प्री पैक क्या है, हाल ही में प्रकाशित कुछ रिपोर्ट के अनुसार जो सरकार है वो IBC में संशोधन करने की योजना बना रही है ताकि एक समाधान तंत्र के रूप में प्री पैक की अनुमति दी जा सके। प्री पैक क्या है कि वस्तुतः ऋण के समाधान के लिए किया जाने वाला एक समझौता है। इसके तहत किसी संकटग्रस्त कंपनी के ऋण के निपटान अथवा समाधान के लिए सार्वजनिक बोली प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके स्थान पर ऋण के निपटान के लिए उसी कंपनी के सुरक्षित ऋणदाता और निवेशकों के मध्य एक प्री पैक समझौता किया जाएगा। प्री पैक व्यवस्था में क्या होगा कि वर्तमान प्रबंधन कंपनी पर तब तक नियंत्रण बना रखता है जब तक अंतिम समझौता नहीं हो जाता। IBC के तहत कंपनी पर वर्तमान प्रबंधन का नियंत्रण नहीं रह जाता है और कंपनी का नियंत्रण एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को सौंप दिया जाता है। गंतव्य है कि इसके चलते कंपनी के व्यवसाय में व्यवधान उत्पन्न होता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऋणों की प्रोविजनिंग। ठीक है, प्रोविजनिंग ऑफ लोन्स। हाल ही में RBI ने अधिस्थगन मोरेटोरियम, ठीक है, मोरेटोरियम के अंतर्गत ऋणों की विशेष प्रोविजनिंग पर स्पष्टीकरण दिया है। अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। RBI अप्रैल 2020 में यह निर्धारित किया गया था RBI द्वारा, ठीक है, अप्रैल 2020 में यह निर्धारित किया कि जिन ऋणों के लिए अधिस्थगन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और जो अब तक NPA नहीं है, वैसी ऋणों के मामले में ऋण देने वाले संस्था 10% की प्रोविजनिंग दो तिमाही में चरणबद्ध तरीके से 5% करेंगे। ठीक है,
अब ऋणों की प्रोविजनिंग, बैंकों को अपनी खराब परिसंपत्तियों के निर्धारित प्रतिशत के लिए पृथक रूप से धन आवंटन करना होगा या धन उपलब्ध कराना होगा। ओके, बैंकों को धन उपलब्ध कराना होगा, ठीक है ना। परिसंपत्ति वर्गीकरण के आधार पर आरबीआई द्वारा प्रोविजनिंग मानदंड निर्धारित किए गए हैं। उदाहरण के लिए एनपीए के संदर्भ में सामान्य प्रोविजनिंग सुरक्षा ऋण के लिए 15% और असुरक्षित ऋणों के लिए 25%। इसका अर्थ है कि यदि 100 करोड़ रुपए का ऋण एनपीए या अवमानक सब स्टैंडर्ड बन जाता है तो कम से कम 15 करोड़ रुपए को प्रोविजनिंग के रूप में बैंक को अपनी आय से पृथक रखना होगा। ओके, अब क्या है कि आरबीआई द्वारा स्पष्ट किया गया है कि केवल अधिस्थगन अवधि की शुरुआत में विशेष उल्लेख खाते या स्पेशल मेंशन अकाउंट्स टू SMA 2 के रूप में वर्गीकृत ऋणों को प्रोविजनिंग की जाएगी, ठीक है, ऋणों की प्रोविजनिंग। स्पेशल मेंशन अकाउंट जो है SMA एक ऐसा खाता है जो आरंभिक तनावग्रस्तता को रेखांकित और प्रदर्शित करता है, ठीक है। हालांकि खाते को अभी तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया होता है। आरबीआई के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण, विशेष उल्लेख खाता SMA, पुनर्भुगतान के विलंबन के आधार पर बैंक अपने कर्जदारों के खाते को SMAs के रूप में वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। और एनपीएज ऐसे ऋण या अग्रिम जिनके मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 या उससे अधिक दिनों से बकाया हो और ब्याज का भुगतान अल्प अवधि की फसल के लिए 2 फसल मौसम की लंबी अवधि की फसल के लिए 1 फसल मौसम तक नहीं किया गया हो, ठीक है। अब सब स्टैंडर्ड एसेट क्या है? अवमानक ऐसी परिसंपत्ति जो 12 माह या उससे कम की अवधि के लिए एनपीए बनी हो। संदिग्ध डाउटफुल एसेट क्या है? कि वैसी परिसंपत्ति जो 12 माह अवधि के लिए अवमानना श्रेणी में रखी गई हो, 12 माह की अवधि के लिए, ठीक है। हानि परिसंपत्ति क्या होता है? लॉस एसेट ये है, इसे वसूल ना किए जाने वाला अनकलेक्टेबल और इतने निम्न मूल्य का समझा जाता है कि इन्हें बैंक ग्रहण परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इसमें कुछ निस्तारण या पुनर्प्राप्ति योग्य मूल्य हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट जो होता है SMA 0 जो है 1 से 30 डेज का इसमें ये होता है, ठीक है। और SMA 1 जो है वो 31 से 60 डे का टाइम पीरियड है और SMA 2 का है 61 से 90 डे टाइम पीरियड का। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा NBFCs के बारे में, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ NBFCs, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का विनियमन सुर्खियों में क्यों रहा है? क्योंकि आरबीआई ने भारत की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो है NBFCs है के प्रति अपने नियामिक दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव किया है। ओके, अब पहले आप यहाँ पे देख लो, ये डिफरेंस आप याद भी रखना क्या है। NBAs मतलब कि NBFCs और बैंक के बारे में है कि क्या डिफरेंस है। तो डिमांड डिपॉजिट ये एक्सेप्ट नहीं करता है और ये एक्सेप्ट करता है। डिमांड डिपॉजिट मतलब कि मांग जमा, मतलब कि ऐसा जमा कर रहा है जो फिर उसे मांगेगा, ठीक है। ड्रॉइंग अ चेक, तो कैन नॉट इशू और ड्रॉ अ चेक ऑन इट्स ऑन, कैन इशू चेक, मतलब ये चेक इशू नहीं करता है और ये चेक इशू करता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी, तो ये क्या है कि इसमें कोई भी इंश्योरेंस फैसिलिटी इसमें अवेलेबल नहीं है और इसमें अवेलेबल है। ओके, एक्ट ऑफ फॉर रेगुलेशन, अब ये कंपनी इंडियन कंपनी एक्ट जो है 1956 उसके अंडर है और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949 वाला उसमें है, ठीक है। तो ये
इसमें सारा मतलब कि नहीं में आता है और इसमें सारा यस में आएगा। और इसका आपको याद रखना है कि कंपनी एक्ट 1956 से ये रेगुलेट मतलब उसके अंदर में है, और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर में आता है बैंकिंग। ठीक है, डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। अब एनबीएफसीज क्या है वो आप जान गए होंगे, वैसे आप पहले भी जानते ही होंगे, बट ये थोड़ा एक डेमो टाइप है, रिवीजन टाइप। ठीक है, तो एनबीएफसी क्या है? तो भारत में कुछ ऐसी वित्तीय संस्था है जो बैंक नहीं है, किंतु वे दूसरे माध्यम से जमा राशि स्वीकारते हैं। ठीक है, जमा राशि यहाँ देख लो आप, जमा राशि तो स्वीकारते हैं लेकिन उसे फिर से वापस वो मतलब कि मांग जमा नहीं देते हैं। आप मतलब फिक्स डिपॉजिट करा सकते हो उसमें कि इतने साल का फिक्स हो, तो वो देंगे वो लोग, फिर आपका पैसा उस टाइप से लौटेगा। लेकिन ये जो हमारा करंट या सेविंग अकाउंट होता है तो वो उसमें नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप तो ये हो गया एनबीएफसीज एक मतलब कि यहाँ तक आपने देख लिया हमने। जमा राशि बैंक नहीं है किंतु वे दूसरे माध्यम से जमा राशि स्वीकारती है तथा बैंक की तरह ऋण सुविधा प्रदान करती है। आप यहाँ पे देख लो, ऋण सुविधा भी प्रदान करती है। ठीक है, भारत में इन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कहा जाता है। ठीक है, एनबीएफसी वस्तुतः कंपनी एक्ट जो है 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी होती है। इसका मुख्य कारोबार किसी योजना अथवा व्यवस्था के अंतर्गत एक मुक्त रूप से अथवा किस्तों में जमा राशियाँ प्राप्त करना है। ये कंपनी अथवा जो एनबीएफसीज हैं अग्रलिखित व्यवसाय या कारोबार में संलग्न होती है। ऋण या अग्रिम संबंधित व्यवसाय जो हैं उधार देना, जैसे कि सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी शेयर, बॉन्ड जो हो गया, स्टॉक हो गया, डिवेंचर, प्रतिभूति या इसी प्रकार की बाजार आधारित अन्य प्रतिभूतियों की खरीद, पट्टा किराया खरीद, बीमा व्यवसाय, चिट कारोबार इत्यादि। ठीक है, अब यहाँ पे ओवरव्यू दिया हुआ है। तो जैसे कि रजिस्टर जो होता है अंडर सेक्शन 3 में कंपनी एक्ट के, एनबीएफसी जो है रजिस्टर विद सॉरी आरबीआई रेगुलेशन सुपरविलियंस एंड इन्फोर्समेंट अंडर आरबीआई। ओके, मतलब कि रेगुलेशन करता है, सुपरविजन करता है, सुपरविलियंस और इन्फोर्समेंट होता है इसका आरबीआई के अंडर। ठीक है, एनबीएफसीज जो है रेगुलेटेड बाय अदर रेगुलेशन भी एनबीएफसीज को रेगुलेट करते हैं। जैसे टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मर्चेंट कंपनी, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, वेंचर कैपिटल फंड, कंपनीज, स्टॉक कंपनीज। ठीक है, और स्टॉक ब्रोकिंग, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। ठीक है, निधि कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज, चिट फंड कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी। और फिर क्या है कि अथॉरिटी जो रेगुलेशन, सुपरविजन और सुपरविलियंस एंड इन्फोर्समेंट भी करती है, तो वो सब है जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, सेबी हो गया, एमसीए है, स्टेट गवर्नमेंट है, और आईआरडीए। मतलब इन सब के मतलब कि रेगुलेशन में कुछ कुछ एनबीएफसीज हैं जो मतलब कि रेगुलेट होते हैं, सुपरविजन होते हैं, सुपरविलियंस और इन्फोर्समेंट होता है। ठीक है, जैसे कि नॉन बैंकिंग, नॉन फाइनेंशियल कंपनी रेगुलेशन, सुपरविजन एंड सुपरविलियंस अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, ये सब जो होते हैं वो इस कंपनी एक्ट के अंतर्गत। रेगुलेशन जो है एमसीएज में होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट है। ओके, अब इसकी कुछ विशेषता है। ठीक है, तो इस विशेषता के बारे में देख लेते हैं। एनबीएफसी में कोई भी संस्था सम्मिलित नहीं होती जिसका प्रमुख कारोबार कृषि गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि, किसी भी वस्तु की खरीद या बिक्री या कोई भी सेवा प्रदान करना तथा अचल संपत्ति या बिक्री, निर्माण है। ठीक है,
एनबीएफसीज का वर्गीकरण जो है निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। इन्हें देयताओं लाइबिलिटीज़ के प्रकार के संदर्भ में जमा और गैर जमा, ठीक है, स्वीकार करने वाला एनबीएफसीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आकार के आधार पर गैर जमा स्वीकार करने वाला एनबीएफसीज को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी, ठीक है, तथा नॉन डिपॉजिट होल्डिंग कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है, एनडीएसआई के रूप में। इसके अतिरिक्त उन्हें उनके द्वारा निष्पादित की जाने वाली गतिविधियों के प्रकार के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। एनबीएफसीज की प्रमुख श्रेणियां हैं, कुछ कैटेगरीज हैं जो अग्रलिखित सम्मिलित है, जैसे कि एसेट फाइनेंसिंग कंपनी, इवेंट कंपनी, इन्वेस्ट कंपनियां, लोन कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनियां, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियां, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, एनबीएफसी नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, ठीक है। ये कंपनी भारतीय रिजर्व से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करती है। ओके, तो लाइसेंस गवर्नमेंट सरकार नहीं देती, केंद्रीय बैंक जो है हमारा आरबीआई वो देता है, लेकिन वे अलग अलग एजेंसियों द्वारा विनियमित की जाती है। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, बहुत सारा हाउसिंग कंपनी है, शिडबी है, ठीक है, आईआरडीबी है, तो ये सब कंपनियों के द्वारा वो विनियमित की जाती है अलग अलग, जो उनके द्वारा निभाई गई भूमियों पर आधारित होती है। ओके, अब क्या है, एनबीएफसी के विनियमन में बदलाव की आवश्यकता क्यों? तो जो बदलाव होगा वो क्यों उसकी जरूरत पड़ी? प्रणालीगत जोखिम का खतरा, IL&FS तथा DHFL संकट जैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, ठीक है, इस कारण से ऐसा करने का सोचा क्या होगा। बड़े एनबीएफसीज को पूरी तरह बैंक में रूपांतरित होने हेतु यह आरबीआई के आंतरिक कार्य समूह की अनुशंसा के अनुरूप है। मतलब कि आरबीआई का जो आंतरिक कार्य समूह है उसकी अनुशंसा के अनुरूप ही जो एनबीएफसीज है वो बैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो भी बड़े एनबीएफसीज। अब क्या है, फिनटेक सेक्टर का उद्भव, बैंक एनबीएफसी के उभरते फिनटेक के बीच बाधा रहित संपर्क स्थापित हेतु। ओके, अब क्या है, आरबीआई ने कौन से बदलाव प्रस्तावित किए हैं? तो व्यापक रूप से आरबीआई ने हल्के विनियमन वाले सामान्य दृष्टिकोण से आगे बढ़कर बड़े एनबीएफसीज पर लगभग बैंकों की तरह निगरानी रखने का प्रयास रखा है, ठीक है। इस विचार को संभव करने के लिए निम्नलिखित बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं, जैसे कि 4 स्तरीय विनियमन ढांचे का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। 4 लेयर का आधार स्तर होगा, एक मध्य स्तर होगा, उच्च स्तर, और एक टॉप लेयर शीर्ष स्तर। प्रत्येक स्तर का विनियमन की मात्रा उस सेक्टर में दिखने वाले जोखिम के अनुपात से है, ठीक है। गैर निष्पादित परिसंपत्ति, जो एनबीए का वर्गीकरण में बदलाव है, आरबीआई के आधार स्तर बेस जो लेयर है वाले एनबीएफसी के एनपीए संबंधित मानदंडों में बदलाव का भी प्रस्ताव रखा है। इनके एनपीएस की गणना 180 दिनों के बकाया के बजाय 90 डेज के आधार पर किया जाएगा। ओके, अब ये वाला देख लो, टॉप लेयर जो है हमारा लेयर वाइज। तो प्रपोज्ड एनबीएफसी कैटेगराइज, तो टॉप लेयर जो है देख लो, ये पहले हम बेस लेयर से आते हैं। तो बेस लेयर ऑफ एनबीएफसीज, तो इक्विवेलेंट टू एनबीएफसी एनडी बट विद थ्रेश होल्ड 1000 करोड़, ठीक है। 1000 करोड़ मीन्स इसका थ्रेश होल्ड होना चाहिए, ठीक है। और फिर मिडिल लेयर ऑफ एनबीएफसीज, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या है, इक्विवेलेंट होना चाहिए एनडी एंड एसआई, आपको मैंने अभी ऊपर में बताया था, ठीक है, एनबीएफसीज का ये वाला। और फिर ये थर्ड है अपर लेयर को कहेंगे हम लोग एनबीएफसी यूआई अपर लेयर, ठीक है। ये न्यू कैटेगरी है, बैंक लाइक रेगुलेशन इसमें होगा। अबाउट जो 20 से 30 अपर लेयर एनबीएफसीज होंगे, ठीक है, फिल्टरिंग प्रोसेस के द्वारा।
और फिर यह क्या है कि टॉप लेयर एम्प्टी टॉप लेयर है, सुपरविज़न डिस्क्रेशन, ओके, इसमें होगा। तो ये हमारा यहाँ का आज का इतना हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है, टॉपिक कुछ ज़्यादा ही लंबा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसे मैं इतना कल कर लेती हूँ, ओके, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा टॉपिक है बैंकिंग वाला, और जल्दीबाजी में हम कर भी नहीं सकते हैं। जल्दीबाजी में करना मीन्स पता है ना आप लोगों को कि जल्दीबाजी में करने से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, अच्छे से समझ में नहीं आएगा, अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, और अच्छे से एक्सप्लेन करना मीन्स थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होगा ही ना। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो कल मैं अपलोड कर दूँगी। आप लोग बने रहे मेरे चैनल पे। अगर आप लोगों को मतलब कि पसंद आता है मेरा, मतलब जो भी मैं आप लोग के सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो पसंद आता है अगर आप लोगों को, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन तक पहुँचाएँ वीडियो को। और इस बार मतलब कि फ़िक्स रखें कि हमारा प्रीलिम्स इस बार होना ही होना है। और अगर आप लोगों का टारगेट 2020 मतलब 2022 का है, 2022 का, तो भी आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, इस बार एग्ज़ाम दे के देखिए। एक अटेम्प्ट एक बार आप लोग मतलब कि दे के देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। उस टाइप से आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम का प्रेशर कितना है, आप हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा प्रेशर हो जाता है। तो उसके लिए आपको पहले से ये टेस्ट सीरीज़ में उसे हैंडल करना होगा। और अगर आप प्रेशर हैंडल कर लेते हो एग्ज़ाम का, तो फिर आप प्रीलिम्स निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आप इतना जो बताई मैं वो सब पढ़ लेते हो तो भी ठीक है। तो ठीक है, बने रहे मेरे चैनल पे। एंड हाँ, टेलीग्राम चैनल मैंने मतलब कि मैं बना चुकी हूँ, विज़न एंड दृष्टि IAS के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे मैं टेस्ट सीरीज की और जो करंट अफेयर होगा, PT 365 का जो भी कंटेंट होगा, मतलब PDF, सब मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगी। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे जाएं और ज्वाइन करें। और मतलब कि ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।